हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन बनोट। तो हमने स्टूडेंट परसेंटेज को स्टार्ट करा हुआ था, तो आज इसका एक नया कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सक्सेसिव रेट। क्लियर, जिसको हम ओवरऑल परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं, नेट इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, बिकॉज ये परसेंटेज में तो इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर, क्योंकि परसेंटेज में इसी का ओरिजिन हम करते हैं। क्लियर, बट इसको हम यूज़ कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम सोल्व करेंगे, जब हम इंटरेस्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। जब हम स्टूडेंट कंपाउंड को स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड के सभी क्वेश्चन हम सक्सेसिव रेट की हेल्प से ही इसको सोल्व करेंगे, और देखना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। क्लियर, तो बेसिकली सक्सेसिव रेट को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं स्टूडेंट? जब भी देखिए कुछ आपको ऐसा दिया हो ना कि किसी सेम वैल्यू पे, जो भी इनिशियल वैल्यू है उस पे क्या हो कि आपको बोला जाए कि वो वैल्यू सबसे पहले अगर 20% इंक्रीज हुई या कुछ भी डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई। क्लियर, और उसके बाद फर्दर, ठीक है, फर्दर कुछ y% इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, या उसके बाद कुछ और भी बोल सकता है कि कुछ अनदर z% कोई वैल्यू थी वो उसमें और इंक्रीज होगी। तो बताओ कि जब ये तीनों वैल्यू बड़ी इन परसेंटेज को लगाया हमने, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी वैल्यू पे। क्लियर, एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उसी पे हम काम करते हैं। क्लियर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। और इस फॉर्मूला का जो मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, ये सक्सेसिव रेट का ही फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, कि जब 2% आपको दे रखी हो तो आपने एक सिंगल वेटेज उसकी निकालनी हो, तो आप कैसे निकालोगे? आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट इसी फॉर्मूले में क्लियर कर देता हूं। देखो, इसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। एक्स एंड वाई बोथ आर इन परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, मीन्स के 20%, 30%, कुछ भी ऐसे नहीं। ये नहीं है कि वैल्यू 20 रुपीज़ इंक्रीज हुई फिर 30 रुपीज़ इंक्रीज हुई तो आप 20-30 इसमें ऐड करोगे, वो नहीं होगा। ठीक है, वो तो हमें सिंपल पता लग जाएगा कि अगर पहले 20 इंक्रीज हुई फिर 30 इंक्रीज हुई तो ओवरऑल 50 का इंक्रीज हुआ है। क्लियर, बट जब परसेंटेज में बात करता है कि पहले 20% इंक्रीज हुआ फिर 30 हुआ, तो हम ओवरऑल वेटेज, तो हम ये नहीं कह सकते कि 20 प्लस 30 50% हुआ होगा। क्लियर, बिकॉज कि पहले 20% इंक्रीज करके जो वैल्यू बनी, अब उसका 30% और इंक्रीज हुआ है। क्लियर, उन चीज़ों को हम शॉर्टकट वे में लिखने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? सक्सेसिव फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। क्लियर, अब इसके आपको मैं ड्रॉबैक भी बताऊंगा कि कब हम जाकर इस फॉर्मूले पे अटक जाते हैं कि हमारे से वो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्लियर, अब देखिए सिंपल कि उसने अगर आपको बोला कि आपकी वैल्यू फर्स्ट 20% इंक्रीज हुआ, मैं भी आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। 20% इंक्रीज हुआ, देन 30% इंक्रीज हुआ, कोई वैल्यू थी उस पर 20% इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद उसी वैल्यू पे क्या हुआ? 30% का और इंक्रीज हुआ, और उसने आपसे पूछा कि बताओ कि ओवरऑल चेंज क्या होगा। अब सबसे पहली तो बात कि इसके फायदे क्या हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि इसमें हमें उसकी वैल्यू से मतलब ही कोई नहीं। जब उसने मेरे से ये पूछा ना कि वो XYZ मुझे कुछ भी दे दे, ये देखो उसने बोल दिया कि अगर इनिशियल वैल्यू मैं जानबूझ के कोई कम्प्लेक्स वैल्यू लेता हूँ। इनिशियल वैल्यू उसने बोल दिया कि 1031 रुपीज़ थी। बंदे की सैलरी में सबसे पहले 20 का इंक्रीज हुआ फिर 30 का इंक्रीज हुआ। अब उसने आपसे ये नहीं पूछा कि भाई आफ्टर इंक्रीजिंग कि आपकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये नहीं आपसे पूछ रहा। उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने बस आपसे ये पूछा कि ऐसा होने से उसकी सैलरी में ओवरऑल कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। कहने का मतलब कितने परसेंटेज का स्टूडेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसने आपसे सिंपल ये पूछना है। ठीक है, जब भी वो आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू देगा। क्लियर, अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू देख के मुझके आपसे वो ये बोला कि 20% इंक्रीज 30% इंक्रीज। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने मेरे से क्या पूछा है, अगर उसने मेरे से सिर्फ इतना पूछा है कि ओवरऑल सैलरी में कितने परसेंट का चेंज आएगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मेरे पास फॉर्मूला है, मैं क्या करूंगा कि 20x की जगह 20 लिखूंगा, 30 लिखूंगा मैं y की जगह। अब देखिए कि अब जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज का मतलब की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, कि मीन्स की वैल्यू इंक्रीज मतलब की वैल्यू क्या? पॉजिटिव। तो इस फॉर्मूले में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल मैं क्या लिखूंगा कि 20 स्टूडेंट 30 प्लस 20 इंटू बेटा 30 डिवाइड बाय प्यारे बच्चों 100।
तो मैं लिखूंगा 20 + 30 50, 2 × 3 6, ये मिला के 6 हो गया। तो मेरी सैलरी में ओवरऑल कितने % का इंक्रीज आएगा बच्चों? 56% का इंक्रीज आएगा। होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि ये सक्सेसिव रेट हम कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो होगा कि उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही थी। ठीक है, अगर इन केस कि पहले 20% इंक्रीज हुई, अब उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नॉट अप टू द मार्क जो कंपनी को चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, उसको क्या करा, 30% का डिक्लाइन कर दिया उसकी सैलरी। ठीक है, तो अब उसकी सैलरी में क्या ओवरऑल चेंज आएगा, मैं लिखता हूं। अब देखिए कि अब 20% तो इंक्रीज हुआ उसका भी, पहले साल तो भाई 20% का इंक्रीज हुआ। अगले साल कंपनी ने क्या करा, 30% का क्या कर दिया बच्चों, उसको डिक्रीज दे दिया। अब उसकी सैलरी में ओवरऑल क्या चेंज आएगा, अब देखिए। अब भाई इंक्रीज को तो आपने, भाई आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पॉजिटिव साइन बच्चों यूज करोगे, और डिक्रीज में अब क्या करोगे बच्चे, आप नेगेटिव साइन यूज करोगे। ठीक है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। क्लियर? तो अब देखिए एक्स की तो भाई पॉजिटिव +20 आएगा। अब वाई भाई क्या है, आपको पता है जो अगली वैल्यू वो नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे भाई, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव आप क्या करोगे, नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे प्लस, मैं पूरा आपको बच्चों तरह बताता हूँ, -30 डिवाइड बाय बच्चों क्या, 100। अब देखो ये जो माइनस है, ये इसको भी क्या कर देगा भाई, ये पॉजिटिव को जब ये बाहर निकलेगा तो ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। देखो कट हो गया, तो मेरे पास आ गया 20 -30 -6, तो ये बच्चों बन गया 20 -36। तो आप कह सकते हो कि जो -16 है, अब माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस इंडिकेट करता है कि 16% का भाई क्या होगा वैल्यू में उसकी सैलरी पे, जो भी उसकी इनिशियल सैलरी थी, अब उसके 2 साल बाद उसकी सैलरी में कितने का चेंज आएगा, 16% का डिक्रीज आएगा। क्लियर? इतना स्टूडेंट नोट करिए, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, और आपको बड़े अच्छे इसके शॉर्टकट भी बताऊंगा, और आपको बच्चों में ये भी क्लियर करूंगा कि कब आके आपको यहाँ पे अटकना पड़ेगा, कि मींस कि अभी तक तो भाई देखो ये इंटीजर हैं, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे फिल करके आप ओवरऑल इफेक्ट निकालते जा रहे हो। अगर इंस्टेड ऑफ 2030 आपको वो बोल दे कि 9.09% इंक्रीज हुआ, फिर आपको बोल दे कि 14.28% इंक्रीज हुआ, तो अब देखो भाई वो जो डेसिमल वाली वैल्यू है मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं यहाँ पे फिल करके अपने आंसर निकाल पाऊंगा। तो अब उन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना है, कैसे ईजी वे में लिखना है, तो वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके, जो आज पहली वीडियो देख रहे हैं, अब तो पता मेरा क्या तरीका है कि मैं लिखता जाऊंगा, करता जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं आपकी वेट करूंगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरा मोटिव यही है कि कम लेंथ हो वीडियो की और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब स्टूडेंट देखिए कि एक तो मैंने बता दिया आपको कि दोनों पॉजिटिव होंगे, और एक बता दिया अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अगर स्टूडेंट इन केस कि दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, उसके फर्स्ट ईयर भी उसकी सैलरी 20% डिक्रीज हुई, और स्टूडेंट दूसरे साल उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, 30%। तो अब उसकी सैलरी में देखो भाई दोनों डिक्रीज है, तो कौन सा साइन यूज होगा भाई, नेगेटिव का। तो अब भाई एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, प्लस -20 -30 डिवाइड बाय बच्चों क्या, 100। अब देखिए ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर? तो ये पॉजिटिव ही रहा। तो अब देखो बच्चों ये माइनस और माइनस ये क्या बना, -50 + 6। तो मेरे पास प्लस माइनस हो तो हमें पता, हम माइनस करते हैं। साइन कौन सा यूज करेंगे बच्चों, साइन हम यूज करेंगे जो लार्जर टर्म के साथ होगा। ठीक है, जो ग्रेटर टर्म है वो 50 है, तो भाई मैं क्या लिखूंगा, -44। तो माइनस इंडिकेट करेगा कि उसकी सैलरी में अब भाई क्या डिक्रीज होगा, 44%। इंस्टेड ऑफ आप ये नहीं बोल सकते कि 20 और 30 50% डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे कि उसकी सैलरी में कितने का डिक्रीज आया, 44% का डिक्रीज आया। क्लियर? सो इसको नोट करिए। बताऊंगा आपको कि वो अगर वैल्यू वो आती हैं फ्रैक्शंस वाली, डेसिमल वाली, तो उसको आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके, तो आपको दोनों इंक्रीज का भी पता लग गया, एक इंक्रीज और डिक्रीज का भी पता लग गया, दोनों
डिक्रीज़ का भी पता लग गया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि 10% इंक्रीज़, फिर 20% इंक्रीज़, फिर 15% इंक्रीज़। तो यहाँ पे तो दो ही वैल्यू दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं, तो तीसरे को हम कहाँ पे लगाएंगे? कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब देखिए कि अगर इन केस ऐसा दिया हो कि एक वैल्यू हो भाई 10% इंक्रीज़, ठीक है, दूसरी वैल्यू हो भाई 20% इंक्रीज़, और तीसरी वैल्यू उसने दे रखी हो आपको 40% डिक्रीज की, ठीक है। ध्यान से बच्चे समझना, 3 बारी उसकी सैलरी पे चेंज हुआ, इनकम पे चेंज आया। पहले साल 10% इंक्रीज मिला, दूसरे साल 20% इंक्रीज मिला, तीसरे साल उसको 40% डिक्रीज मिल गया। क्लियर? तो अब हमने बताना कि उसकी सैलरी में ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये भी चीज़ एक बता देता हूँ। अब अप टू योर्स है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने इन दोनों को लेना है, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंस देखो कि हाँ भाई मुझे कौन सी वैल्यू दो लगती हैं कि जिनको मैं इजी वे में पहले एक बना के फिर दूसरी वाली के साथ क्या करूँगा, सेम रिजल्ट कर दूंगा। क्लियर? अब आपने देखना है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है ये भी इंक्रीज़ है यार और ये भी इंक्रीज़ है, तो मैं सिंपल पहले इन्हीं को ले लेता हूँ। तो देखो बच्चों 10 + 20, 10 × 20 डिवाइड बाय बच्चों 100, तो ये बेटा मेरे पास बन जाएगा 32% और पॉजिटिव है। क्लियर? अब आपने क्या करना, अब आपने इसको भी लगाना, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आपको पता लग गया कि इन दोनों को बनाकर आपके पास एक वैल्यू बन गई, वो क्या है भाई 32 और पॉजिटिव, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 32 तो पॉजिटिव है, अब इसको क्या लोगे भाई नेगेटिव। सेम वही फॉर्मूला बच्चे, ठीक है, जितनी मर्जी वैल्यू आपने उन दोनों को क्लम्प करके और नेक्स्ट आपने ऐड ऑन करते जाना है। क्लियर? तो देखो 32 - 40 माइनस 32 40। अब बच्चों मैंने डायरेक्ट जो माइनस था मैंने पहले बार लगा दिया, ठीक है। तो बार बार बोलूंगा वो स्पून फीडिंग हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। क्लियर? सो देखिए स्टूडेंट, ये चला गया अपना 2 पे, ये बच्चों 5 पे, क्लियर, ये 1 पे गया और ये गया 6.4 पे। क्लियर? तो 32 - 40, 6.4 × 2 करोगे ये बनेगा 12.8। तो ये बच्चों कितना बन गया, 32 - 52.8। तो इसमें से 52.8 में से 32 निकालोगे तो ये आपका लमसम कितना बन रहा है, 20.8। तो 20.8 क्या वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव क्या करेगी कि ओवरऑल उसकी सैलरी में 3 साल बाद कितना चेंज आया भाई, 20.8% का क्या होगा, डिक्रीज होगा बच्चों। क्लियर? तो अब आपको यह भी पता लग गया कि अगर मोर देन 2 हो तो हमारा मेन काम क्या है, मेन काम यही है। क्लियर? अब देखो अगर वो ऐसा कर दे, आपको बोल दे, अब देखिएगा उसने आपको ऐसा बोला कि किसी पर्सन की सैलरी में लगा लो कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर उसकी सैलरी में कंटिन्यूली 10% का इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट थर्ड एंड फोर्थ ईयर में उसकी सैलरी में क्या हुआ, ओवर आप लगा लो आप 12% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखो भाई पहले साल भी उसको 10% इंक्रीज मिला, दूसरे साल भी बच्चों उसको 10% इंक्रीज मिला, तीसरे साल उसको 12% डिक्रीज मिला और चौथे साल भी उसको क्या हुआ, 12% का डिक्रीज मिला। तो बताओ ओवरऑल 4 सालों बाद उसकी सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज, मींस कि ओवरऑल इफेक्ट उसकी सैलरी का आफ्टर 4 ईयर क्या पड़ा। क्लियर? तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले फर्स्ट 2 ईयर का निकालो, इसी तरह आप लास्ट 2 ईयर का एक निकाल लो, वैल्यू बना लो। तो फर्स्ट 2 ईयर का तो मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट 2 ईयर्स का जब आप 10 + 10 करोगे तो आपके पास आएगा 21% का इंक्रीज, और लास्ट 2 ईयर्स का आपका बन जाएगा, मैं लिख देता हूं -12 प्लस 12 × 12 डिवाइड बाय 100। तो ये बेटा -24 प्लस 1.44, तो ये बेटा बन जाएगा आपका 22.56% का क्या बच्चे, डिक्रीज बन जाएगा। अब देखो
अब आपको पहले 2 साल की वैल्यू पता लगी 21% इंक्रीज है और लास्ट 2 ईयर की वैल्यू पता लगी आपको 22.56 है। तो अब आपने इन दोनों को अगेन क्या करना, इन दोनों को अगेन आपने इसमें फिल करके आपने क्या बता देना, आपका ओवरऑल इफेक्ट बता देना। ठीक है, जैसे कि 21 माइनस 22.56 माइनस 21 इंटू 22.56 डिवाइड बाय बच्चों क्या 100। इसको सोल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप क्या करोगे, अपना आंसर मार्क करोगे। क्लियर? सो इतना नोट करिए। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, थोड़े से अलग पॉइंट पे जाते हैं। ये तो होगा कि हमने बेसिक हमें वैल्यू अगर पता हो इंक्रीज ट्रिक्स, तो हमने कैसे इसको यूज़ करके अपने आंसर बनाते जाना है। अब मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ अगर इंटीजर मीन्स कि 10, 15, 12, 13, 14 की जगह अगर वो आपको ये यूज़ कर ले 7.14% का इंक्रीज़ हुआ है या 11.11% का हुआ है, तो आपने उन चीज़ों को आपने कैसे सोल्व करना वो देखिए। सिंपल कि अगर उसने बोला कि फर्स्ट ईयर बंदे की सैलरी में आप लगा लो कि 12.5% का इंक्रीज़ आया, ठीक है, और सेकेंड ईयर उस बंदे की सैलरी में, और इसको हम कर देते हैं 25% का क्या बच्चों डिक्रीज़ आया। मैं 25 की जगह भी ना, ये तो इंटीजर हो जाएगा ना, मैं इसकी जगह भी फ्रैक्शन लेता हूँ कोई। ठीक है, अब देखिए 25 की जगह मैंने ले लिया 37.5% का डिक्रीज आया। तो अब हमने बताना कि ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट देखिए ओवरऑल इफेक्ट अब क्या होगा। अब आप अगर आप 12.5 यहाँ पे यूज़ करोगे, अभी तो ये सिंपल है तो आप कर भी सकते हो, ठीक है, बट मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जब ऐसा कुछ होगा तो आपने कैसे इसको यूज़ करना वो देखिए। अब स्टूडेंट हमें इसके फ्रैक्शन पता होने चाहिए। इसकी फ्रैक्शन बच्चों क्या है 1/8 और इसकी फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या है 3/8। अब आप इंस्टेड ऑफ 12.5 37.5 आप क्या यूज़ करोगे 1/8 और क्या यूज़ बच्चों करोगे 3/8 यूज़ करोगे। अब कैसे, थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है। कैसे होगा कि जब आप फ्रैक्शन, जब x एंड y आर इन फ्रैक्शन, जब आप इसको फ्रैक्शन में लोगे तो तब आपका फॉर्मूला अब क्या होगा, तब आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई। तो स्टूडेंट सिर्फ क्या डिफरेंस था, इसके नीचे 100 था और इसके नीचे क्या 100 नहीं है। तो आपको भी पता जब परसेंटेज को हटाते नीचे क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, तो मैंने हटा दिया हुआ था। तो अब आप जब फ्रैक्शन यूज करोगे इंस्टेड ऑफ परसेंटेज तो आपके लिए ये फॉर्मूला होगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक। अब देखिए 1/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इंटू 3/8। तो स्टूडेंट एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम बच्चों क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा 64। तो ये देखो बच्चे 8 बन गया, ये 24 बन गया और ये बच्चों क्या बना 3, और ये 32 और 3 कितना होगा 35। तो आप कह सकते हो कि उसकी वैल्यू में कितने का इंक्रीज होगा 35 डिवाइड बाय 64 का इंक्रीज होगा। अब आपको ये भी बताता हूँ कि उस केस में तो मेरे पास ये आता था ना कि सैलरी में 20% का ओवरऑल इंक्रीज हुआ या 30% का ओवरऑल इंक्रीज हुआ, तो आप डायरेक्ट क्या करते थे, अगर इनिशियल वैल्यू 100 है तो अगर 30 का इंक्रीज हुआ तो आप क्या करोगे कि 100 का 30% निकाल के 100 में ऐड कर दोगे तो आपके पास 130 बन जाना। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। आपके पास अब ओवरऑल ये आई है, इसका मीनिंग कि अगर इनिशियल वैल्यू उसकी 64 थी, ध्यान से बेटा इस पॉइंट को समझना, अगर इनिशियल वैल्यू उसकी 64 थी तो अब उसमें कितने का इंक्रीज आया, उसमें जो इंक्रीज आएगा वो कितने का आएगा 35 का। तो जो फाइनल वैल्यू होगी बेटा, जो फाइनल वैल्यू होगी वो आपकी बनेगी 64 प्लस 35। तो ये क्या होगा बेटे आपके पास, आप बोलोगे कि अगर इनिशियल वैल्यू 64 थी तो फाइनल वैल्यू बेटा क्या होगी 99 होगी। क्लियर। अब आपको एग्जांपल क्या देके जाएगा, आपको जब वो ऐसा देकर जाएगा वो आपको बोलेगा कि अगर इनिशियल वैल्यू, वो आपको बच्चे बोल के जाएगा कि इनिशियल वैल्यू जो थी वो थी 1280 रुपये। तो बताओ कि जब उसको 12.5% का इंक्रीज मिला, सॉरी बेटे यहाँ पे ना डिक्रीज की जगह ना अभी इंक्रीज ही कर लेना क्योंकि मैंने इंक्रीज की फॉर्म में कर दिया,
इसको इंक्रीज लिख लेना, ठीक है। तो जब आपको 1280 आपको इनिशियल वैल्यू थी, जब आपको पहले साल 12.5% का इंक्रीज मिला और सेकेंड ईयर आपको 37.5% का इंक्रीज मिला, तो बताओ कि उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब मैंने आपको बताया कि आपने इसको इस फॉर्म में सोल्व किया, अब आपको ये भी मैंने देखना ऑलरेडी आपको बता दिया और रेशियो में मैंने, क्लियर। अब ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, इतने का आपको इंक्रीज मिलना है। तो इनिशियल वैल्यू अगर 64 थी तो आप लिख सकते हो कि 1280 इक्वलेंट टू 64 था, तो 1 किसके इक्वलेंट होगा भाई 20 के। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, आपको 99 की वैल्यू बतानी है। तो 99 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, 99 इंटू 20 करोगे तो ये बनेगा 1980। तो ये काफ़ी इजी आपके लिए बन जाएगा अगर आपको एक तो फ्रैक्शंस पता है, ठीक है, और ऊपर से आपको ये सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला पता है। क्लियर स्टूडेंट, सो इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। ओके, तो अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम साथ साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। क्लियर। सो अब स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जितना मैंने आपको बता रखा है बिल्कुल सेम वैसा ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जो मुझे इसमें बताना पड़ेगा। सो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, डिस्कस करते हैं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। फर्स्ट उसकी वैल्यू 25% डिक्रीज हुई और उसके बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले पे वैल्यू लिख दी मैंने। ये 1 पे गया, 4 पे, 4 1 पे गया 5 पे, तो आप कह सकते हो -25 प्लस 20 -5, ये हो गया -30 प्लस 20, तो -10 क्या इंडिकेट कर रहा है अभी, 10% का क्या होगा, डिक्रीज होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल बेसिक। तो सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि पहले तो भाई इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर भाई रिड्यूस हो गया। अब देखेंगे इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा भाई। तो देखो भाई +15 -15 -225, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाय 100 है, तो क्या लिखूंगा 2.25। तो देखो ये तो भाई कट हो गया, तो -2.25, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, 2.25% का क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो आप हार्डली आपको 2-3 सेकंड लगेंगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, ठीक है। तो लिख लीजिए। सो थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है वैल्यू 2 बार इंक्रीज हुई है 20% के हिसाब से, वैल्यू 2 बार इंक्रीज हुई 20% के हिसाब से। तो हम देख लेते हैं कि कितना वैल्यू इंक्रीज हुई, सबसे पहले तो यही चेक करते हैं। अब देखिए भाई हमें पता लग गया कि वैल्यू कितने परसेंट इंक्रीज हो गई भाई, 44% इंक्रीज हुई है। अब उसने क्या पूछा है, कहता है कि बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। अब यहाँ पे बच्चा पता क्या गलती करेगा, बच्चा कहेगा यार 44% इंक्रीज हुई है, तो अब देखो भाई वो वैल्यू जो भी इनिशियल वैल्यू अगर लेट्स सपोज 100 थी, तो अब फाइनल वैल्यू क्या बन चुकी थी, फाइनल वैल्यू बन चुकी थी 144। तो अब बच्चा पता क्या सोचता है, बच्चा सोचता है अगर 44% इंक्रीज है तो 44% क्या कर दिया, डिक्रीज। वही क्वेश्चन आ गया कि अगर A इज 44% मोर देन B, सो फाइंड B इज व्हाट परसेंट लेस देन A। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये नहीं होगा कि अगर वो 44% इंक्रीज है तो 44% डिक्रीज होगा। क्लियर। तो अब देखिए ये सेम वही टाइप बन गई। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई वैल्यू 44% इंक्रीज हुई है, तो आप अब देख लो कि एक x की वैल्यू आपको पता लगी कि 44 है प्लस। अब हमें नहीं पता हमें इसको कितना डिक्रीज करना है, मैंने डिक्रीज करना है इसलिए मैंने y को क्या लिया, नेगेटिव, -44 इंटू वाई डिवाइड बाई 100। अब ऐसा करने से ओवरऑल इफेक्ट क्या होना चाहिए, ओवरऑल इफेक्ट 0 होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज उसने क्या बोला है कि 2020 करने से जो भी इंक्रीज हुआ था, अब बताओ कितने परसेंट उसकी वैल्यू डिक्रीज करें कि उसमें क्या हो कि वो गेट बैक टू देयर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब क्या कि 0% का इफेक्ट हमें लेकर आना है, तभी वो अपने 0 नंबर पे आएगा, ठीक है, इनिशियल नंबर पे आएगा। तो एक तो भाई तरीका ये है, इस तरीके से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो 44 इसको हम वहाँ पे लेके गए तो ये बन जाएगा 144 y डिवाइड बाई 100। तो y की वैल्यू बच्चे क्या होगी, 44 डिवाइड बाय 144 इंटू बच्चों 100। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर बनेगा 35/9%। आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू
डिक्रीज करनी पड़ेगी। एक तो भाई यही जो मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से आपने ये किया। जब भी आपको बोलेगा कि गेट बैक टू देयर ओरिजिनल नंबर मींस कि ओवरऑल इफेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करते हो, ओवरऑल इफेक्ट को आप क्या लेते हो, 0 लेते हो। क्लियर। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको अपने माइंड में रखना आपने। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए। हम अगले पॉइंट पे मूव करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे। सो देखो स्टूडेंट, मैं आपको 2-3 चीजें और रिलेट करूंगा। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, देखो बच्चों आप सभी को ना फॉर्मूला पता होगा कि एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर डिपेंड होता है कितनी आपने कंजप्शन और उसका चीज का प्राइस क्या था। ठीक है। अगर लेट्स सपोज कि मैं डोमिनोज जाता हूं, तो वहां पे अगर एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट अगर लेट्स सपोज की है 250, क्लियर, तो मैं अगर 2 कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा। मैंने कंज्यूम किए 2 और एक का प्राइस अगर 250 था तो मेरा एक्सपेंडिचर बनेगा 250 इंटू 2 इक्वल्स टू 500। तो आपको पता लगना चाहिए कि अब एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड होता है, हाउ मच यू कंज्यूम और प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। क्लियर। सो अब देखो जब भी कुछ ऐसा दिया होगा कि कंजप्शन 20% इंक्रीज होगी या प्राइस 10% डिक्रीज हो गया, तो बताओ एक्सपेंडिचर में क्या इंक्रीज होगा। जहां आपको इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू आपको देकर जाएगा और आपको तीसरी क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। अब आप कह सकते हो कि जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको आप रखोगे इस वाली साइड, मीन्स कि आप लिख लो कि एक्सपेंडिचर में जो भी परसेंटेज चेंज है वो यहाँ पे है, इनटू कंजप्शन में जो परसेंटेज चेंज आया प्लस जो प्राइस में परसेंटेज चेंज आया वही कंजप्शन इनटू प्राइस डिवाइड बाय 100। तो आप इसी फॉर्मूले को मैंने इस वाली रेंज में भी अरेंज आपको कर दिया कि जब भी आपको कुछ एक्सपेंडिचर कंजप्शन प्राइस वाली फॉर्म में कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है। अब आपको इन 3 वैल्यू में से आपको 2 गिवन होंगी, थर्ड आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। जब वो बोलेगा कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम रहना चाहिए, ठीक है, अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली भाई मुझे कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है। तभी मेरा एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। तो जब एक्सपेंडिचर पे हमारा सेम रहना चाहिए तब आप एक्सपेंडिचर को क्या कंसिडर करोगे, इक्वलेंट टू 0 कंसिडर करोगे। क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट ये तो हो गया एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। इसी तरह बच्चों लिख लो रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है कि कितनी आपने सेल करी, कितने यूनिट, और उसका प्राइस क्या था। ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं क्लोथ मर्चेंट हूँ, ठीक है, मैंने 10 मीटर कपड़ा सेल किया, अगर 1 मीटर की कॉस्ट अगर 100 रुपीज़ थी तो 10 मीटर की क्या होगी, 10 इंटू 100 करूँगा तो मैं देख लूँगा कि मेरा ये रेवेन्यू कलेक्ट कितना किया मैंने, कितना मैंने रेवेन्यू जनरेट किया, 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000 रुपीज़। क्लियर। तो इस तरीके से आप रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है सेल्स इंटू प्राइस। तो इसी तरह आप लिख लो कि रेवेन्यू में जो भी परसेंटेज चेंज होगा इक्वल टू सेल्स का परसेंटेज, कितनी सेल इंक्रीज हुई, कितना कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ, प्लस सेल इनटू प्राइस डिवाइड बाय 100। क्लियर। तो अगर कुछ भी इंक्रीज है तो उसके साथ पॉजिटिव लगाओगे, अगर कुछ डिक्रीज है उसके साथ नेगेटिव लगाओगे, अगर उसकी वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो उसको आप 0 कंसिडर करोगे। क्लियर। तो जो भी वैल्यू अनचेंज्ड होगी, जो भी वैल्यू अनचेंज्ड होगी, इसका मीनिंग कि उसकी वैल्यू क्या है, 0%। तभी वो क्या होगा भी, अनचेंज का मतलब क्या है कि 0% इसमें चेंज आना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, अगर कुछ पॉजिटिव आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो ये दोनों नोट कर लो। ठीक है। पेपर में, एग्जाम में आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन है जरूर दिखेगा। क्लियर। सो इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके। तो अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज डिक्रीज्ड बाय 25% एज ए रिजल्ट
विच द सेल इंक्रीज बाय 20%। देखो प्राइस कम हुआ बट सेल क्या होगी, ओबियसली देखो हमें पता है कि अब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जब हमें बिग बिलियन डे पे हमें सेल मिलती है तो क्या होता है, प्राइस जब कम होते हैं तो ओबियसली उन जो भी कंपनी है उसके यूनिट क्या होते हैं, यूनिट उसकी जो यूनिट की सेल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जहाँ पे वो नॉर्मल डेज पे अगर 10 यूनिट सेल कर रहे होंगे तो जब सेल लगती है तब उनके 1500 उनके यूनिट बिकते हैं। क्लियर, तो ये वही है अब कि अगर प्राइस में 25% का डिक्रीज आया बट सेल में क्या हुआ भाई, 20% का इंक्रीज आ गया। कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टोटल रेवेन्यू ऑफ द शॉप। अब रेवेन्यू में कितने परसेंट का चेंज आएगा वो बताना है, तो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं यार। आपको फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, 1 पे गया 5 पे, तो देखो भाई क्या बन गया, -25 + 20 -5, तो ये बन गया भाई 25% का डिक्रीज, 20% का इंक्रीज, 1 then 5 5 then 5, तो ये बेटा बन गया भाई आपके पास -30 + 20, तो -10 बेटे क्या इंडिकेट कर रहा है, -10 इंडिकेट कर रहा है कि भाई रेवेन्यू में कितने परसेंट का डिक्रीज आएगा, 10% का डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, कैलकुलेशन में जल्दबाजी में कई बार गलत हो जाता है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको नोट करो, ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो देखिए 5 क्या है, कहता द प्राइस ऑफ ए टी being increased by 20%, man reduces his consumption by 20%, by how much percent will his expenses for tea to be decreased। तो ये एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है। आपको प्राइस भी पता है कि प्राइस हो गया 20% इंक्रीज, बट अनफॉर्चुनेटली बंदे ने अपनी कंजप्शन क्या कर दी है, डिक्रीज। तो 20 × 20 डिवाइड बाय बच्चों 100, तो भाई ये तो हो गया कट। तो जो माइनस क्या इंडिकेट करेगा, 4% का क्या हो रहा है, उसको डिक्रीज होगा उसका क्या भाई, उसका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, 4% का डिक्रीज आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको बेसिक सारे पता लग गए, अब उसके बाद देखना आपको कोई भी डिफिकल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, सो जल्दी से नोट कर लीजिए, हम 6 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो देखो 6 क्वेश्चन क्या है, तो देखो बेटा 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कहता है इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक है, बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम बजट। अब देखो भाई प्राइस तो हो गया 30% इंक्रीज, वो कहता कि वो बंदा अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं करना चाहता। इट मीन्स कि एक्सपेंडिचर भाई क्या है, ज़ीरो। एक्सपेंडिचर में 0% का चेंज आना चाहिए, बट हमें पता कि प्राइस तो भाई 30% इंक्रीज हुआ है, हमें अब कंजप्शन कुछ डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो भाई क्या होगा, तभी तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो 30 = 100 + 30 C डिवाइड बाय 100, तो ये बच्चों बन गया 30 = 130/100 × C, तो ये बन गया 300/13। तो ये आपका बन जाएगा भाई कितना, 2 4 3 और 1/13। भाई आपको इतने परसेंट क्या करनी पड़ेगी, अपनी कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी, 23 1/13% डिक्रीज करनी पड़ेगी। क्लियर, तो बिल्कुल सेम एक ही आपको मैंने कंसेप्ट बताया, उसी के बेसिस पे डिफरेंट क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले कई चैप्टर्स हैं जिसमें हम इसको यूज़ करेंगे। इवन कि मेंसुरेशन में भी जब हम एरिया का ओवरऑल चेंज निकालेंगे या वॉल्यूम का ओवरऑल चेंज निकालेंगे तो उसमें भी हमें काफ़ी हेल्प होगी। तो नोट कर लीजिए इसको। 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 7th क्वेश्चन भी लग रहा है बिल्कुल सेम है। 7th क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कहता द प्राइस ऑफ ए ऑयल इंक्रीज्ड बाय 25%। कहता इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, एक्सपेंडिचर भाई क्या है, नॉट अलाउड टू इंक्रीज मीन्स कि 0% का होना चाहिए। द रेशियो बिटवीन द रिड्यूस्ड इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वो एक स्टेप आगे बढ़ गया अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई कंजप्शन निकालते हैं कि कितनी % डिक्रीज करनी पड़ेगी, फिर आपको बताता हूँ कि ये क्या सा सीन सारा।
25 इक्वल टू सी प्लस 25c/100। तो इसको बेटे सोल्व करोगे, ये बनेगा 125/100, तो ये बन जाएगा 5/4 ऑफ सी। तो ये 1 पे गया और ये किस पे गया, 5 पे। तो कंजप्शन भाई आपकी कितनी आ गई, कंजप्शन आपको कितने परसेंट डिक्रीज करनी पड़ी भाई, 20% डिक्रीज। अब आप देखिए भाई उसका क्वेश्चन क्या है। अब बच्चों आप देखिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर इनिशियल कंजप्शन उसकी 100 थी तो फाइनल कंजप्शन क्या है भाई, 20% कम है। तो मीन्स कि अगर वहाँ पे पहले वो 100 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करता था, अब बेटे वो सिर्फ कितना कंज्यूम करेगा, 80 कंज्यूम करेगा। और उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कि द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजप्शन और ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए मुद्दा क्या है, इनिशियल कंजप्शन तो आपकी 100 है, रिडक्शन इन कंजप्शन भाई कितनी आई है, 20 आई है। ठीक है, 20 रुपीज़ की उसने क्या करा, कम करा। ओरिजिनल वो अगर 100 लीटर कंज्यूम करता था, अब उसने 20 लीटर क्या किया, कम किया। उसने आपसे इन दोनों की क्या पूछी है, रेशो पूछी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे भाई, रिडक्शन इन कंजप्शन 20 है और फाइनल कंजप्शन क्या थी, 100, तो इसकी रेशो क्या होगी, 1:5। एक चीज़ का ध्यान रखना, लैंग्वेज पे काम करना है कि उसने मेरे से पूछा क्या है। उसने अगर ये पूछा होता कि फाइनल कंजप्शन और ओरिजिनल कंजप्शन की रेशो क्या है, फिर आंसर बनना था 80 और 100 में 4:5 बनना था। बट उसने पूछा कि रिडक्शन कितनी हुई कंजप्शन में और ओरिजिनल कंजप्शन कितनी है, इन दोनों की रेशो बताओ, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1:5 होगा। तो ये छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। क्लियर, सो नोट करिए, हम 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो 8th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, कहता द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वॉज 1,60,000 3 years अगो। 3 साल पहले एक पॉपुलेशन और टाउन की पॉपुलेशन थी 1,60,000। कहता हर साल मीन्स की जो 3 साल का गैप है, पहले साल 3% का इंक्रीज हुआ, फिर 2.5 का और फिर 5% का। बताओ कहता कि आज प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन कितनी होगी। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आपने ये वाली वैल्यू जो लिखी हुई है 3%, 2.5%, क्लियर, और 5%, इसके मैं आपको 3-4 मेथड बताऊंगा करने के, क्या जो भी आपको सूटेबल लगता होगा एग्जाम में आप उसको इंप्लीमेंट कर देना। क्लियर, सो देखिए, अब देखिए भी पहले साल 3%, दूसरे साल 2.5%, तीसरे साल 5%। अब भाई अगर आप ये वाली वैल्यू इसमें फिल करोगे ना तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए आंसर को निकालना। क्लियर, सो इसके लिए क्या है, एक तो भाई तरीका ये है कि आपको पता कि जो भी अब फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या है भाई, फाइनल वैल्यू जो भी है वो जो इनिशियल वैल्यू आपकी दे रखी है, जो भी इनिशियल वैल्यू आपकी दे रखी है, अब उसमें एवरी ईयर जो भी चेंज आता गया उसको आप साथ साथ क्या करते हो भाई, मल्टीप्लाई करते हो। कैसे कि आपको पता पहले साल 3% का चेंज है तो 1 + 3/100, दूसरे साल 2.5% का। भाई मैं आपको और भी मेथड बता दूंगा, जो भी आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। तो देखो भाई 1,60,000 आपकी थी इनिशियल वैल्यू, तो ये बन गया भाई 103/100, ये बन गया भी 102.5/100 और ये बेटे बन गया 105/100। ठीक है, जितनी भी इनकी कटिंग होती है इनको कटिंग कर लो और लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देख लो जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लेते हैं। देखो 00000000। क्लियर, अब देखो बच्चों ये 102.5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 205/2। 102.5 को मैं 205/2 लिख सकता हूँ। तो मैंने ऊपर 205, नीचे जो 2 बचा मैंने इसको भी कटिंग कर दिया। ये भाई कितने पे आ गया, 8 पे। अब देखो भाई ऊपर रहेगा मेरे पास 8 × 103 × 205 × 105 डिवाइड बाय क्या भाई, डिवाइड बाय क्या भाई 100। अब देखो भाई इनको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता रखे हुए हैं कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में जब नंबर नियर बाय 100 दो आपको दिख रहे हो
तो आप उनको कैसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो भाई, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 5 15, ठीक है, और 5 चाहे इसमें ऐड कर लो चाहे 3 इसमें ऐड कर लो, ये बन गया 108 इंटू 205 इंटू 8 डिवाइड बाय बच्चों क्या है भाई 100, ठीक है। अब आपकी विषय कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, जहाँ भाई इसकी कटिंग कर दो, ठीक है। तो अब देखो कि मैं कटिंग कर देता हूँ कि 5 के टेबल पे ये चला गया बच्चों 20 पे और ये गया 41 पे, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखो भाई, ये गया 2 पे और ये गया 5 पे, और 5 गया 1 पे और ये गया 2 पे, 1 पे, 3 6 पे और 1 पे, ये 3 पे। अब देखो भाई, अब आप चाहे 2163 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसको 41 से कर लेना, चाहे 41 को 2 से कर लो, ये बन गया 82 इंटू 2163। इसको अब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा। मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूं कि जब आपने इतना सोल्व कर लिया ना, जब आप यहां पे थे ना, यहीं पे, तभी ही आपने देख लेना कि भाई मेरा आंसर अब क्या होगा। देखो एक चीज देखो, क्वेश्चंस की चारों ऑप्शन देखो, उन सभी का लास्ट डिजिट चेक करो, सभी का लास्ट डिजिट क्या भी डिफरेंट है। क्लियर, सिर्फ एक बी ऑप्शन है और एक भी डी ऑप्शन है, ठीक है, जिसका डिजिट सेम है। एग्जाम में जब भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलता है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी बन जाती है, वो एग्जामिनर का मेन फोकस ये नहीं होता कि आपकी कैलकुलेशन चेक करनी है, वो ये चेक करता है कि आप कितने स्मार्ट हो, ठीक है। तो आप इसी के बेसिस पे विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आप आंसर को कैसे पिक करोगे। देखो अब हमने इतना तो सोल्व कर ही लिया, अब हमें पता है कि इनके लास्ट टू डिजिट ये 3 है और ये 2 है, ये 2 इंटू 3 भाई, जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा भाई 6 होगा। जो भी आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट बच्चों क्या होगा 6 होगा। तो देखो कौन सी ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकती, सी ऑप्शन भी नहीं हो सकती, तो मेरा तो मैंने काफ़ी टाइम सेव कर लिया। अब जहाँ तो भाई मेरी बी ऑप्शन है, जहाँ भाई मेरी क्या है डी ऑप्शन है। क्लियर, इसके आगे भी आप चेक कर सकते हो कि आपने इसको चेक कर लिया। अब आप देखो कि भाई 2 इंटू 6 भाई ये बनेगा 12। क्लियर, और उसके बाद आप देख सकते हो कि भाई 8 इंटू भाई 3 करके क्या बनेगा, उसके भी हाफ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। जैसे दोनों को 16 करके बन रहा तो मुझे पता लग गया कि इसका सेकंड लास्ट डिजिट भी क्या है 6 है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती जाएंगी, आपको पता चलता जाएगा कि भाई कैसे मैंने सब कुछ करने के बगैर ही अपने आंसर की वैल्यू निकालनी है। क्लियर स्टूडेंट, तो एक तो मेथड था भाई इसका ये वाला कि आप इस तरीके से करोगे। अगर आप इन वैल्यू को यहाँ पे कर सकते हो तो भाई आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लियर, एक तो भाई ये तरीका है, एक आपको मैं और तरीका बताता हूँ, आपको जोन सा भी अच्छा लगेगा, चाहे इसमें वैल्यू फिल करके अच्छा लगेगा, चाहे आपको इस तरीके से लगेगा, तो आपने अपना देखना है कि आपको क्या पेपर में कितना टाइम है और आप कैसे इसको सोल्व करोगे। क्लियर, तो इसको नोट कर लो। तो मैं इसका दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें परसेंटेज के साथ खेलना है। अब देखो भाई, अगर पहले कोई वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनिशियल वैल्यू और यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल वैल्यू, अभी मैं 1,60,000 वगैरह कुछ भी नहीं लिखूंगा। क्लियर, सिंपल देखो कि अगर 3% का इंक्रीज हुआ है, अगर इनिशियल वैल्यू 100 होगी तो फाइनल वैल्यू क्या होगी भाई 103 लिख सकते हैं। अगर 2.5% का इंक्रीज हुआ है तो इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो ये कौन सी वैल्यू भाई 102.5। अगर इनिशियल वैल्यू 5 है, सॉरी 5% का इंक्रीज हुआ है तो इनिशियल वैल्यू 100 है तो फाइनल वैल्यू क्या होगी 105। भाई देखो इस क्वेश्चन में तो ये जितनी भी परसेंटेज दे रखी हैं इनकी फ्रैक्शंस एग्जैक्टली नहीं बन पा रही, तो मुझे इस तरह लिखना पड़ा। नहीं तो भाई अगर दिया हो ना कि 12.5% हमें पता 1/8, तो हमें अगर यहाँ पे दिया हो कि 9.09% हमें पता होता 1/11, वो तो बड़ा ही इजी बन जाता हमारे लिए क्वेश्चन। क्लियर, बट जब भी आपको ऐसा दिया हो सीरीज ऑफ फॉर्म में आपको दे रखा हो तो आपने इस तरह एक बार अरेंज कर लेना। उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी, जहां जहां पे कटिंग हो रही वो कटिंग कर लेनी। 20 बन गया, ये क्या बन गया भाई 21, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लो, ठीक है। अगर ये भाई 2.5 के टेबल पे, ये 4 के टेबल पे बन रहा था 25 पे, तो अपना इसको भाई अगर मैं लिख लूँ, ये लिख लूँ मैं 205 और ये भाई क्या हो जाएगा मेरा 200। अब देखो भाई ये बन गया 41 और ये बच्चों क्या बन गया 40, और कोई देखो कटिंग नहीं हो रही,
ठीक है, और कोई भी कटिंग नहीं हो रही। तो मेरे पास क्या बचा, 8 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 2 8, और ये मेरे पास बन गया। अब देखो इनिशियल वैल्यू क्या मेरे पास बन गई, 8000। मेरे पास इनिशियल वैल्यू बन गई 8000। तो मुझे पता है कि इनिशियल वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इनिशियल वैल्यू मुझे दे रखी है 1,60,000। तो मैं बड़े आराम से एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि एक की वैल्यू बच्चों क्या होगी, एक की वैल्यू होगी मेरे पास 20। तो अब मुझे किसी तरीके से इनको सोल्व करना होगा जल्दी से, ठीक है। जब मैं इनकी वैल्यू निकाल लूँगा, जो भी मेरी वैल्यू बनेगी, अगर एक की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 20 है, तो जो भी ये आंसर आता होगा इनटू मैं क्या कर दूंगा 20, तो मुझे मेरा आंसर पता लग जाएगा बच्चों, ठीक है। एक तरीका बच्चों ये है, एक तरीका था वो जो इससे पहले बताया, और एक जो मैंने इनिशियली आपको सक्सेसिव की फॉर्म में करने के लिए बताया। एग्जाम में जो आपको वैल्यू आएंगी वो इस हिसाब से होंगे कि आप इजीली क्या करोगे, कट करोगे, और जो आपकी इनिशियल फाइनल जो भी बनती होगी वो एग्जैक्टली कटिंग होती होगी आपके आंसर्स के साथ। क्लियर स्टूडेंट, तो इतना नोट करिए, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सो ओके स्टूडेंट, हम 9th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो 9th क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिएगा सेम ही टाइप है 9th की भी। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 5% एनुअली, मीन्स कि उसने एक ही बोल दिया कि हर साल 5% ही बढ़ेगी। कहता इफ इट्स पॉपुलेशन इन 2001 में अगर उसकी पॉपुलेशन 138,915 1,38,915 है, तो कहता बताओ उसकी पॉपुलेशन 1998 में क्या होगी। मीन्स कि स्टूडेंट 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप क्या करो, अब आपको पता है कि 5% एनुअली है, तो आपको पता है कि जब आप 2 बार करोगे ना, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी ना, वो जब आप 5 + 5 करोगे, वो आपके पास 2 सालों का ही कितना बन जाएगा भाई, 10.25। फिर अगर 10.25 को अगेन 5 से करोगे, तो आपके पास बच्चों बन जाएगा 15.75 समथिंग, इतना बन जाएगा। तो अब आपको इतना पता लग गया कि वैल्यू में 1998 की जो भी वैल्यू है उसमें 15% समथिंग ऐड करके आपकी वैल्यू क्या बननी चाहिए, 1,38,915 रुपये। क्लियर, अब आप ऑप्शन पे आ जाओ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो देखिए 1 लाख तो भाई कभी हो ही नहीं सकता, पहली ऑप्शन। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आपकी 1 लाख है, 1 लाख का 15% करोगे वो तो 1,15,000 बनेगा, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे तो 1,38,915 चाहिए। इसका मीनिंग कि पहली ऑप्शन तो मेरी गई। उसके बाद सेकंड ऑप्शन 1,08,000, 1 लाख का 15% तो हो गया 15,000। अब 8,000 का 15% अगर आप देखोगे तो वो बनता है 1,200, तो वो भी आपका नहीं बनेगा भाई, ठीक है। वो भी आपका सिर्फ लमसम बन गया 1,16,000, वो भी आप कट कर दो। अब 1,10,000, 1 लाख का 15% हो गया भाई 15,000, 10,000 का 15% हो गया 1,500, वो तो बन गया 11,500, बट मुझे तो चाहिए भी कितना, 1,38,915। अब देखिए लास्ट ऑप्शन बची 1,20,000। अब 1 लाख का 15.75% निकालोगे वो तो बनेगा 15,750। तो 20,000 का अगर आप 15% निकालोगे तो वो आपका बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो 1 लाख प्लस 20,000, ठीक है। अब आप 1 लाख का 15,000 अगर आप निकालो तो वो बच्चे कितना बनेगा, 15,750। अब 20,000 का 15% निकाल लो, लमसम आप देख लेना कि आपका बनेगा, मैं 15 अगर काउंट करूं तो ये बनता है 3,000। तो ये दोनों को ऐड करो बच्चों, ये दोनों को ऐड करने से बन रहा है आपका 8,750। तो अब आपको 1,20,000 पे 18,750, एक मैंने आइडिया लिया है कि 1,20,000 में जब मैं 18,750 ऐड करूंगा तो मेरा अप्रोक्स क्या बन रहा है, भी मेरा ये आंसर बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैलकुलेशन को अवॉइड करके आप क्या कर सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। क्लियर गाइज, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम में स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्लियर, तो नोट करिए, हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
गाइस और भी काफ़ी मेथड है, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं इसके काफ़ी मेथड और बता सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो कि आपकी अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप स्मार्ट हो, तो आप ऑप्शन के साथ खेल के भी अपने आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? तो देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है, कहता था वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, हर साल 10% वो कम होगी। इट वाज परचेस्ड 3 ईयर अगो, जो 3 साल पहले हमने खरीदी थी। कहता इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹8748 रुपीज़, इट्स परचेज प्राइस क्या होगा। मीन्स कि आपको आज का आपको प्रेजेंट प्राइस पता है, वो है 8748 रुपीज़। आपको उसका इनिशियल प्राइस बताना है, इनिशियल प्राइस क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। और हमें पता है कि डेप्रीशिएट एवरी ईयर क्या हुई है भाई, 10% वो डेप्रीशिएट हुई है। तो इसको स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो और उसके बाद सॉल्यूशन को चेक करना। होप आपने ट्राई करा होगा। अब देखो भी इसको मैं बनाता हूँ, एक साइड पे इनिशियल लिखता हूँ, एक साइड पे मैं फाइनल लिख लेता हूँ। अब इनिशियल वैल्यू अगर 100 है तो फाइनल 90, तीनों साल सेम चला क्योंकि 10% का डेप्रीशिएट हुआ। अब देख लो भाई, कटिंग कर लो भाई, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 1000 और ये कितना बनेगा भाई 729। अब आपको इनिशियल की वैल्यू पता है कि आपको फाइनल की वैल्यू पता कितनी है भाई 8748, और हमारे अकॉर्डिंग फाइनल क्या है 729। तो देखिए स्टूडेंट 729 इक्वलेंट टू 8748 है। ये भाई कटिंग होगी भाई कितने पे, 12 पे कटिंग होगी। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो भाई 1000 की वैल्यू क्या होगी, 1000 की वैल्यू होगी 12000। तो इस तरीके से भी आप जो मैंने आपको बताया आप आंसर निकाल सकते हो। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा कि आज हमने सक्सेसिव रेट पे काम किया और मेरी कोशिश थी कि मैंने हर एक एप्लीकेशन को कवर किया। देखो स्टूडेंट शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, क्लियर वो, बट मेरी आप सभी को यही एडवाइस है कि जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। मैथ्स कभी शॉर्टकट से कभी पेपर क्लियर नहीं होते। नो डाउट एक आधा क्वेश्चन होता है कि जिसका कोई ट्रिक होता है, ठीक है, वो भी टाइम एंड वर्क TSD में लग सकता है। क्लियर, कुछ चीज़ें हैं कि जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। क्लियर, तो उसके अगर हम ये सोच रहे हैं कि सारा का सारा क्वांट ही ट्रिक्स के बेसिस पे होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो आपको ये लोग कहते हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। क्लियर, तो आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस पे। जोन से भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, जोन से भी आपके पास रिसोर्स हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उसका जो भी आपके पास कंटेंट है, उनको एक ही बुक को कम से कम 4-5 बार सोल्व कर लो और आप देखना खुद ही आपका कोई भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर लो, आपका 101% क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी ऑथर, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता। कोई भी टीचर में हम ये नहीं कह सकते कि उसको ये नहीं आता वो नहीं आता। मैटर करता है हमें खुद में जितनी कमियां उसको ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद में काम करना पड़ेगा। क्लियर, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि जोन से भी आपके पास बुक है आप उसको फॉलो करो। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसको 4-4 5-5 बार सोल्व करो और आप खुद देखना कि आप में कितना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होता है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड तक भी इसको शेयर करो। क्लियर स्टूडेंट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।